Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie विट्ठल। चलिए एग्ज़ाम्स की टेंशन को कुछ कम करते हैं, चीज़ों को कुछ आसान बनाते हैं और जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। हाउ लॉन्ग टाइम डज़ इट टेक टू रीच एट योर स्कूल? कितना समय लगता है? टाइम लगने के लिए टेक, तुम्हारे स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है। सो हाउ लॉन्ग के बाद टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाउ लॉन्ग का मतलब ही होता है कितना समय, तो पहली गलती यहाँ पर टाइम नहीं। हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक मतलब ये कितना समय लेता है। टू रीच, रीच के बाद अगर आप जगह का नाम लिख रहे हैं कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं तो कोई प्रपोजिशन नहीं आती कभी भी। सो हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू रीच योर स्कूल। हाउ ऑफन डू पीपल गो टू अब्रॉड दीज डेज। हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार, लाइक महीने में एक बार, साल में एक बार, फ्रीक्वेंटली भी कह सकते हो, इसको ऑफ्टन भी बोलते हैं। सो हाउ ऑफन यानी कितनी बार, ऑफन मीन्स होता है प्राय, अक्सर। सो हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार डू पीपल, अब पीपल के आगे दा नहीं लगा क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं। सो डू पीपल गो टू अब्रॉड, अब गो के बाद टू तब आता है जब किसी जगह का नाम हो। अब्रॉड का मतलब होता है परदेश, विदेश, तो विदेश किसी जगह का नाम नहीं है, कंट्रीज़ के नाम होते हैं, तो यहाँ पर टू नहीं आना चाहिए। सो हाउ ऑफन डू पीपल गो अब्रॉड दीज डेज, आजकल कितनी फ्रीक्वेंटली लोग विदेश जाते हैं, कितनी बार जाते हैं। हाउ मच क्विकली कैन यू स्पीक दीज वर्ड्स, यानी आप कितनी जल्दी जल्दी ये वर्ड्स बोल सकते हैं। जब हाउ के बाद हमने कोई एडजेक्टिव लगाना है तो मच नहीं आता, जैसे हम कहते हैं ना हाउ फास्ट कैन यू रन, हाउ स्लो कैन दिस कार मूव, सो मच नहीं आना चाहिए। हाउ क्विकली यानी कितनी जल्दी जल्दी, कैन यू स्पीक दीज वर्ड्स। अ सिस्टर ऑफ हर हैज़ ब्रॉट डिसऑनर इन द फैमिली, उसकी एक बहन ने परिवार के लिए अपमान लाई है, यानी उसने परिवार का नाम खराब किया है। अ सिस्टर ऑफ हर्स, यहाँ पर एस आना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये अगर आप रिलेशन की बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति वस्तु यहाँ नहीं आ रहा, वो कहीं और आ चुका है, तो यहाँ पर एस लगेगा। सो अ सिस्टर ऑफ हर्स हैज़ ब्रॉट, ये थोड़ा ऐसे होता है जैसे अपमानजनक भाषा। अ सिस्टर ऑफ हर्स, उसकी जो एक बहन है ना। सो अ सिस्टर ऑफ हर्स हैज़ ब्रॉट डिसऑनर टू, कोई भी चीज़ आप कहाँ लेकर आ रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, तो वी यूज़ टी ओ टू प्रपोजिशन। सो अ सिस्टर ऑफ हर्स हैज़ ब्रॉट डिसऑनर टू द फैमिली। आई बॉट अ फैन एंड टोल्ड माई सर्वेंट टू टर्न ऑन इट। आई बॉट, अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट, वो ब्रिंग और बॉट में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब बाय की फर्स्ट फॉर्म में आर नहीं आ रहा तो किसी भी फॉर्म में आर नहीं आता, ब्रिंग में आता है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, लाना। आई बॉट अ फैन, मैंने एक पंखा खरीदा। एंड टोल्ड, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एंड के फ़ौरन बाद वर्ब आए, यानी सब्जेक्ट हमारा वही है, उसी टेंस में बात हो रही है, तो एंड के बाद सेकेंड फॉर्म, ये गलती भी बहुत होती है, हम एंड के बाद कोई भी फॉर्म लगा देते हैं। एंड टोल्ड माई सर्वेंट, और मैंने अपने सर्वेंट को बताया क्या, टू टर्न ऑन इट, कि वो उसको चला दे। अब ये टर्न ऑन क्या है, फ्रेज है। फ्रेज क्या है, मतलब जब वर्ब के बाद प्रपोजिशन या एडवर्ब लगकर एक नया मीनिंग देते हैं तो उसको फ्रेज, फ्रेज बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। तो अगर आपको नाउन लिखना है यानी किसी का नाम लिखना है तो आप बीच में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास प्रोनाउन है जैसा कि इस सेंटेंस में है, तो प्रोनाउन फ्रेजल वर्ब के बाद में नहीं, हमेशा बीच में लिखा जाता है। अगर मैं कहूँ टर्न ऑन द फैन तब तो ठीक है, या टर्न द फैन ऑन भी ठीक है, मतलब फ़ैन को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बाद में नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा, टू टर्न इट ऑन। ही वॉज टेकिंग ऑफ हिज शूज़, टेक ऑफ होता है कोई भी पहनी हुई चीज़ को उतार देना, वो अपने शूज़ उतार रहा था। इनसाइड, अंदर, अ रिलीजियस प्लेस, एक धार्मिक जगह के अंदर उतार रहा था। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, टोल्ड का मतलब बताना भी होता है, कोई काम करने के लिए कहना भी होता है। आई टोल्ड हिम टू टेक इट ऑफ आउटसाइड, मैंने उसको कहा कि वो उसको बाहर उतारे। अब ये इट किसके लिए लगा रहे हैं हम,
शूज़ के लिए, और शूज़ तो दो होते हैं। अभी आप देखो ये फ्रेज़ आया था ना, और मैंने आपको बोला था ये बीच में आना चाहिए, अब आप देखो ये बीच में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर गलती क्या है कि इट नहीं आना चाहिए, देम आना चाहिए। आई टोल्ड हिम टू टेक देम ऑफ आउटसाइड, मैंने उसे उन्हें बाहर उतारने के लिए कहा। ही वॉज सोहन, वो सोहन था, हु हैड स्टार्टेड द फाइट, जिसने लड़ाई शुरू की थी। जब भी आपने सब्जेक्ट की तरफ उंगली तान कर कहना हो कि ये वो इंसान था उसने जिसने ये काम किया, अब वो काम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मतलब हम अपनी बात पर जोर देना चाहते हैं कि ये वही शख्स था, कोई और नहीं था, तो ऐसे सेंटेंसेस हमेशा इट से शुरू होते हैं। इट वॉज सोहन, मतलब ये सोहन ही था, हु हैड स्टार्टेड द फाइट, जिसने लड़ाई शुरू की थी। आम बोलचाल में हम ये सेंटेंस ऐसे नहीं बोलते कि ये सोहन था, हम कहते लड़ाई तो सोहन ने शुरू करी थी। तो यानी जब भी करने वाले के नाम पर जोर दिया जाए कि इसी ने करा था, अब वो काम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, हम सीधे सीधे ऐसे नहीं कहेंगे कि सोहन हैड स्टार्टेड द फाइट। वो बोलचाल में वो इनफॉर्मल स्टाइल ठीक है, लेकिन अगर आपको बात पर वज़न डालना है तो यही तरीका है कि इट वाज सोहन हु हैड स्टार्टेड द फाइट। जैसे लाइक कोई मान लिया कोई इंसान किसी नौकरी की बदौलत कुछ बन गया, उसने ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर ली, और जिसने उसको मान लिया हमने उसको नौकरी दिलवाई थी, तो वो इस चीज़ की कोई कदर नहीं करता कि आपने मुझे नौकरी दिलाई थी। तो हम किसी दिन उसको ऐसी बातों बातों में बोलते हैं कि नौकरी तो तुम्हें मैंने ही दिलाई थी, आज तुम मुझे ही भला बुरा बोल रहे हो, वट एवर जो भी है। तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि आई हैड गॉट यू दिस जॉब, इट वॉज आई हु हैड गॉट यू दिस जॉब। दैट ही हैज़ नॉट रिटर्न योर मनी, इट इज़, ये इट इज़ लिखा है, थोड़ी सी यहाँ पर कटिंग हो गई, इट इज़ स्ट्रेंज, यानी ये बात बड़ी अजीब है। दैट ही हैज़ रिटर्न योर मनी, कि उसने तुम्हारा पैसा वापस कर दिया है, ये बड़ी अजीब सी बात है। मे बी किसी की रेपुटेशन ख़राब है कि वो किसी के पैसे वापस नहीं करता, कि लेकिन उसने तुम्हारे वापस कर दिए, ये बड़ी अजीब सी बात है। यहाँ पर बात के लिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अजीब क्या है कि उसने तुम्हारा पैसा लौटा दिया है, यानी अब हमारा सब्जेक्ट कौन है, एक बात। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज़ स्ट्रेंज दैट ही हैज़ रिटर्न योर मनी, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट से शुरू करें और ये वाला हिस्सा स्ट्रेंज के बाद लिख दें। लेकिन अगर हम ऐसे भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, ये नाउन क्लॉज है। क्लॉजेस पर लॉन्ग वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉज में क्या फ़र्क होता है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। सो जब भी नाउन क्लॉज सब्जेक्ट होती है उसकी हिंदी हमेशा की से शुरू होती है। तो अब ये देखो की, दैट ही हैज़ रिटर्न योर मनी, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ख़त्म हो गया, तो अब हमें इट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात अपने आप में ही इट के बराबर है। अब जैसे मैंने यहाँ सिस्टर लिखा है, तो मैं यहाँ शी नहीं लिख सकती दोबारा। एक व्यक्ति की बात हम एक ही तरीके से करेंगे ना, कि या तो उसका नाम लिखेंगे या प्रोनाउन लिखेंगे शी। सो ऐसे ही यहाँ पर है, हमने पूरी बात को ही सब्जेक्ट बना दिया, तो यहाँ पर इट नहीं आना चाहिए। दैट ही हैज़ नॉट रिटर्न योर मनी इज़ स्ट्रेंज, यहाँ पर वर्ब हमेशा इट के, सॉरी हाँ, इट के अकॉर्डिंग आएगा। इस शब्द को देखकर हमने वर्ब नहीं लगाना। जैसे मान लिया यहाँ पर यू हो तो यहाँ पर हम आर लिख दें, नहीं, ये पूरी बात ही अजीब है, तो इट नहीं लिखेंगे और ये इज़ आएगा। दैट व्हेन द ट्रेन अराइव्ड वॉज नॉट नोन बाय हिम, ये बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंस है कि अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें वैन भी आ रहा है, उसमें नहीं था कुछ भी। तो जब WH फैमिली आ जाती है तो की के लिए हमको दैट लगाने की ज़रूरत नहीं, वो की इसके अंदर आ जाता है अपने आप। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, अगर हमारा सब्जेक्ट कोई बात है तो वो बात कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती। अगर हम इसको ऐसे लिख दें व्हेन डिड द ट्रेन अराइव, तो हमको सेंटेंस यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वाज नॉट नोन बाय हिम, ये बात उसको पता नहीं थी क्या, कि ट्रेन कब पहुंची। तो एक तो दैट नहीं आएगा, व्हेन द ट्रेन अराइव्ड इज इक्वल टू इट, ये इट के बराबर है, तो इट वॉज, आपको इट लिखना नहीं है। सो व्हेन द ट्रेन अराइव्ड वॉज नॉट नोन बाय हिम, अब हमने पैसिव वॉइस बनाया है। पैसिव वॉइस में काम करने वाले के साथ बाय आता है, लेकिन नोन के बाद रूल है कि काम करने वाले के साथ बाय नहीं आता है, उसकी जगह TO2 प्रपोजिशन आती है। सो नोन टू हिम, इट इज़ यू हु ऑलवेज कम्स लेट,
तुम ही आते हो हमेशा देर से। मान लिया कोई कह रहा है जी मीटिंग देर लेट होती है, मेंबर्स देर से आते हैं, तो हम कहते हैं लेट तो तुम ही आते हो, और तो कोई लेट आता नहीं। अब हिंदी में तो हम ऐसे कह रहे हैं कि लेट तो तुम ही आते हो, लेकिन इंग्लिश में हम ऐसे नहीं कहेंगे कि यू कम लेट, इट इज़ यू। यानी जब भी आपने सब्जेक्ट को तारीफ़ करनी हो या उस पर कुछ ब्लेम डालना हो कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो हमेशा यही तरीका है, इट इज़ यू हु। अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये हु इसके लिए आ रहा है, तो आगे जो भी वर्ब होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, हु को देखकर नहीं। क्योंकि हु जब क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन अब हमको इसको ध्यान में रखकर यहाँ वर्ब लगाना है। सो इट इज़ यू हु ऑलवेज कम, क्योंकि यू के साथ एसोरियस नहीं आता। सो इट इज़ यू हु ऑलवेज कम लेट। मान लिया यहाँ पर कम नहीं होता, इज़ैम आर लिखना होता, तो यहाँ पर आर लिखते, क्योंकि यू के साथ आर आता है, तो यहाँ पर कम आना चाहिए। इट इज़ यू हु ऑलवेज कम लेट। सो आई होप आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, बहुत कुछ सीख चुके होंगे, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको लगे कि किसी और को भी इस हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों के भी मार्क्स अच्छे आ सकें, सब टेंशन फ्री हो जाएं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।